में हम आज पढ़ेंगे कि क्या है और किस तरीके से ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें तो उसमें हमने पहली चीज़ जो पढ़ी थी वो है हमारे पास एटम, फिर उसके बाद जो है मॉलिक्यूल्स, और उसके बाद जो है हमने ऑर्गेनल्स पढ़े थे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़े थे, एटम पढ़े थे, मॉलिक्यूल्स पढ़े थे, ऑर्गेनल्स पढ़े थे, सेल पढ़ा था, टिश्यू, आर्गन, आर्गन सिस्टम भी पढ़ा था हमने, आर्गन आर्गन सिस्टम और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम पॉपुलेशन तक पहुंचे थे। अब दो तीन चीज़ें रहती हैं जो हमें डिस्कस करनी है, जो हमें डिस्कस करके फिर हम जो है आगे चलेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं, किस तरीके से हैं। हमारे पास बेटा जो है पहली चीज़ एटम थे। एटम ग्रुप ऑफ, ऑलवेज बताएं मुझे एटम क्या है बेटा। ऑलवेज फरीबा बताएं। सर एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग है। ठीक है, फिजा बताएं कि ऑर्गेनल्स बेटा क्या होते हैं। ऑर्गेनल्स, फिजा ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। सर मैं बताऊं। हाँ अरीबा बता रही हैं, कौन बता रहा है। सर ऑर्गेनल्स कौन से, सेल ऑर्गेनल्स या सादा ऑर्गेनल्स? वो आर्गन है। ऑर्गेनल्स और ऑर्गेनल में फर्क है। ऑर्गेनल्स बताएं आप। सर मैं बताऊं। सर मैं बताऊं। सर मैं बताऊं। रात बता दें, रात बतूल। सर मैं बताऊं। फंक्शनल यूनिट ऑफ अ सेल नोन एज ऑर्गेनल। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट प्रेजेंट इन सेल। और आप बताएं ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन बताएं मुझे। Sir, structure and functional unit present inside the cell. सर टिश्यू क्या है। वेरियस टिश्यूज। हाँ टिश्यूज, टिश्यूज सिर्फ बताएं। वेरियस टिश्यूज ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। Sir, group of Sir, similar cells that various- form structure and perform particular function. मारवी, मारवी बताएं बेटा। पॉपुलेशन की डेफिनेशन बताएं मुझे। चलें आज हम आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। पॉपुलेशन तक हम पहुंचे थे। एक चीज़ हमने डिस्कस की थी कि ऑर्गेनिज्म क्या है। ऑर्गेनिज्म बेटा ग्रुप ऑफ, सॉरी, आ कंप्लीट लिविंग बॉडी को हम कहते हैं। आ कंप्लीट लिविंग बॉडी को कहा जाता है। एक मुकम्मल जिंदा जानदार जो है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं। और ऑर्गेनिज्म के बाद एक और टर्म हमने यूज किया था, वो है स्पीशीज। महक बताएं स्पीशीज की डेफिनेशन हमने क्या लिखी थी। महक सहतो। Sir, group of individuals that can interbreed, मतलब reproduce. गुड। महक रौंची राम बताएं मुझे। रात बतूल बताएं स्पीशीज की डेफिनेशन बताएं मुझे। Species is basic unit of life. It group of individually that can interbreed. वेरी गुड। ग्रुप ऑफ organisms that can interbreed। तो ऐसे जानदार या जानदार का ग्रुप जो आपस में एक साथ रहकर रिप्रोड्यूस कर सके, बच्चे पैदा कर सके, तो उसको हम नाम देते हैं कि ये स्पीशीज है। और स्पीशीज के जानदार अगर गिवन एरिया में मौजूद हों तो उसके लिए हमने एक टर्म यूज किया था बेटा, वो है Population. दैट इज द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का पॉपुलेशन की डेफिनेशन बताएं। महक Sir, मैं बताऊं? महक रोची राम। Sir, group of similar. Sir, मैं बताऊं? बता रही हूँ ना। महक रोची राम बताएंगे। बताएं बेटा। हाँ, रोची राम। डेफिनेशन बताओ। ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स प्रेजेंट टुगेदर इन और इन सेम एरिया। सिमिलर Individuals. individual present together. Good. Group of single species individuals, group of individuals या organism भी कह सकते हैं, individuals of a species in same area
या गिवन एरिया। तो जानदार जो हैं उनका एक ऐसा ग्रुप, जानदार जो हैं इसका एक ऐसा मजमा या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट आर प्रेजेंट टुगेदर इन द गिवन एरिया। मैंने कल बताया था कि हमारे पास एक फॉर एग्जांपल एक चीज है, इस जगह पे एक और एग्जांपल दे सकते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक जू है, जू के अंदर जो है 10 मंकी अवेलेबल हैं और 5 जो हैं आपके पास जो हैं उस एरिया में टाइगर्स अवेलेबल हैं और उसके बाद कुछ और जानदार भी उसके साथ अवेलेबल हैं। तो अगर पॉपुलेशन की आप बात करेंगे तो इनमें से कोई एक चीज को आप स्टडी करेंगे। तो मीन्स जैसे आप कहते हैं कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है राउंड अबाउट 22 करोड़ हो चुकी है, तो हम पॉपुलेशन में 22 करोड़ में किन चीजों को जो हम काउंट कर रहे होते हैं, वो नहीं आप बताएं मुझे बेटा। हम पॉपुलेशन, पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है? 22 करोड़ पाकिस्तानी पॉपुलेशन है। इस 22 करोड़ पाकिस्तानी पॉपुलेशन में हम जो है किस चीज को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं? कौन सी चीज आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं 22 करोड़ पॉपुलेशन के अंदर? इंसानों को सर रहने वाले लोगों को, नंबर ऑफ इंसानों को। इंडिविजुअल। ह्यूमन गुड हरीबा, गुड। हम सिर्फ बेटा ह्यूमन को काउंट कर रहे होते हैं, इंसान को काउंट कर रहे होते हैं, ह्यूमन बीइंग को हम जो है आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। तो मीन्स हमने वहां पे किसी डोंकी को ऐड नहीं किया, किसी कैट को, किसी मंकी को, किसी और जानदार को ऐड नहीं किया। जस्ट वी आर कंसर्न्ड विद द सिंगल टाइप ऑफ इंडिविजुअल दैट इज अ होमो सेपियन। तो मीन्स हम कह रहे होते हैं कि पाकिस्तान की जो आबादी है, ये अंडरस्टूड है कि आबादी का मतलब हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इंसान की आबादी है वो तकरीबन 22 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। तो नॉर्मली अगर हम कहें तो पॉपुलेशन अगर किसी और जानदार की भी आप ऐड करते हैं तो दैट नोन एज अ कम्युनिटी। पॉपुलेशन एक टाइप के इंडिविजुअल, अगर तमाम जिंदा जानदारों को आप काउंट करें तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी कहा जाता है बेटा ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ गिवन एरिया। किसी भी एरिया में तमाम जिंदा जानदार जो हैं उनको मिलाकर हम नाम देते हैं कि ये कम्युनिटी है। कम्युनिटी में तमाम जिंदा जानदार आ जाते हैं, पॉपुलेशन में एक टाइप के जिंदा जानदार आ जाते हैं। कम्युनिटी की जो डेफिनेशन हम देते हैं, कम्युनिटी की बेटा जो हम डेफिनेशन देते हैं वो ये डेफिनेशन है कम्युनिटी की। कम्युनिटी की है ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ गिवन एरिया। तमाम जिंदा जानदार किसी एरिया में जो अवेलेबल हैं उसके लिए हम वर्ड यूज कर रहे होते हैं। कम्युनिटी का मतलब है ऑल बायोटिक फैक्टर्स ऑफ गिवन एरिया। मीन्स किसी घर के अंदर आप तमाम जिंदा जानदारों को स्टडी करें, चाहे वहाँ पे लिजर्ड मौजूद हैं, चाहे वहाँ पे जो है स्पाइडर अवेलेबल हैं, चाहे वहाँ पे कॉकरोच अवेलेबल हैं और ह्यूमन हैं या कोई और छोटा बड़ा जानदार अवेलेबल है, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आप डिस्कस करें तो दैट्स नोन एज अ कम्युनिटी। ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट इन अ गिवन एरिया इज नोन एज अ कम्युनिटी। पॉपुलेशन में सिंगल टाइप ऑफ इंडिविजुअल, कम्युनिटी में डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स को हम काउंट करते हैं। तो नीचे वाली डेफिनेशन मिटा देता हूँ क्योंकि लास्ट जो है हमने लिखी हुई है ये, तो इस वजह से इस जगह पे हम डिस्कस कर रहे हैं किस चीज को, कम्युनिटी को डिस्कस कर रहे हैं। बेटा कम्युनिटी में आप आ जाएं तो इस जगह पे कम्युनिटी किस चीज को कह रहे हैं? मींस ऑल बायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ गिवन एरिया, या हम कहते हैं कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं, ऑफ डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट इन सेम एरिया या गिवन एरिया।
तमाम जिंदा जानदार किसी भी एरिया में अवेलेबल हैं, उस एरिया को आप लोकेट जरूर करेंगे। मीन फॉर एग्जाम्पल आप घर की बात कर रहे हैं तो घर का नाम देंगे, किस रूम में, किस घर के अंदर, या उसके बाद जो है किसी यूनियन काउंसिल की बात कर रहे हैं तो उसका नाम देंगे, या किसी शहर का नाम देंगे, या उसके बाद किसी इलाके का, मगर आप उस पर्टिकुलर चीज का नाम जरूर देंगे कि आप कहाँ पे स्टडी कर रहे हैं और कौन सी चीज स्टडी कर रहे हैं। पॉपुलेशन में सिंगल टाइप ऑफ इंडिविजुअल और कम्युनिटी में ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ गिवन एरिया, मीन्स एक छोटा सा यूनिट बनाएं और उस यूनिट के अंदर तमाम लिविंग थिंग्स को आप स्टडी करें, तो दैट्स नोन एज अ कम्युनिटी। अब कम्युनिटी के लिहाज से आप कह सकते हैं कि किसी रूम के अंदर, किसी घर के अंदर, किसी जू में जो भी तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल हैं, उन तमाम ऑर्गेनिजम्स को आपको स्टडी करना है, चाहे सेम टाइप के हैं चाहे डिफरेंट टाइप के हैं। मीन्स किसी जू के अंदर जो है मंकी भी अवेलेबल हैं, कैट्स भी अवेलेबल हैं, लायन भी है, टाइगर भी है, या डिफरेंट टाइप के अदर ऑर्गेनिजम्स भी वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो उन तमाम जानदारों को स्टडी करेंगे। आपके घर के अंदर तमाम मीन्स मॉस्किटोज भी हैं, हाउस फ्लाई भी हैं, स्पाइडर भी है, काकरोच भी है, या कोई और पेट ऑर्गेनिज्म भी है, आप भी हैं, तो उन तमाम ऑर्गेनिज्म को अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो दैट्स नोन एज अ कम्युनिटी। पॉपुलेशन में सिंगल टाइप ऑफ इंडिविजुअल, कम्युनिटी में तमाम डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल्स को आप काउंट करेंगे या स्टडी करेंगे। मिटा दो इसको। Yes, sir. जी सर, मिटा दें। बेटा कम्युनिटी के बाद एक और टर्म आता है, दैट्स नोन एज अ इकोसिस्टम, दैट्स नोन एज अ इकोसिस्टम। आप देखें इकोसिस्टम हम किस चीज को कह रहे हैं? इकोसिस्टम का मतलब है कि एक छोटे यूनिट में तमाम जिंदा चीजें भी और गैर जिंदा। जी बेटा मिसल फातिमा, कोई इशू है आपको? पूछें। सर कम्युनिटी में हमने बायोटिक फैक्टर्स बोला, ऑल बायोटिक फैक्टर्स, तो उसमें एनिमल्स और प्लांट्स दोनों आएंगे? सब आएंगे, लिविंग प्लांट्स भी? इकोसिस्टम में बता रहा हूँ आपको, इकोसिस्टम में आ रहा हूँ। तमाम लिविंग और नॉन लिविंग तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम बायोटिक कहते हैं। और बायोटिक में क्या आता है मैं इधर डिस्कस करके बता रहा हूँ आपको, इसके साथ ऐड कर देते हैं। इकोसिस्टम में interaction of biotic means living and abiotic non-living things of a एरिया या यूनिट भी कह सकते हैं। इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजी, सबसे छोटा यूनिट होता है। इसके एक डेफिनेशन और भी देते हैं, कम्युनिटी विद नॉन लिविंग फैक्टर, या वी कैन से द एबायोटिक फैक्टर्स। कम्युनिटी मीन्स हम कह के हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मीन्स किसी भी गिवन एरिया में जो तमाम जिंदा जानदार हैं उसको भी आप स्टडी करें, और उसके साथ जो गैर जिंदा चीजें हैं मीन्स नॉन लिविंग। बायोटिक में बेटा कौन सी चीजें आ जाती हैं? बायोटिक में आपके पास प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं मीन्स प्लांट्स आ जाते हैं, या जो भी ऑटोट्रॉफिक हैं। और उसके बाद जो हैं दूसरे जानदार जो हैं कंज्यूमर आ जाते हैं, जो खाते हैं। और तीसरे बेटा डीकम्पोजर्स आ जाते हैं। इन तमाम जानदारों को हम नाम देते हैं कि ये बायोटिक हैं। दोबारा सुन लें, प्रोड्यूसर्स मीन्स ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है। तमाम ऑटोट्रॉफिक आर नोन एज अ प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर जो खाते हैं, जो भी खाएं, प्लांट्स खाएं, गोश्त खाएं, शिकार करें, गंध खाएं, कुछ भी खाएं, उनको हम कंज्यूमर कहते हैं। और तीसरे होते हैं डीकम्पोजर, जो खाना इस नेचर में बच जाता है उस खाने को ये डीकम्पोज करके जमीन के साथ उसको जज़ब करवा देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ा जानदार मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी को डीकम्पोज करके, या ह्यूमन मर जाता है तो हम उसको दफना के आते हैं। दफनाने के बाद जो है उसकी बॉडी को डीकम्पोज कौन करता है? ये ही जानदार करते हैं, डीकम्पोजर। आप महीने 2 महीने के बाद जाएंगे तो उसकी बॉडी कुछ भी नहीं रहेगी, सिर्फ हड्डियां बच जाएंगी।
तो उसकी बॉडी को डिकम्पोज करने वाली कौन सी चीज होती है, वो डिकम्पोजर जानदार पाए जाते हैं। प्रोड्यूसर ऑल ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, कंज्यूमर हम आप जो खाते हैं, डिकम्पोजर फंजाई वाले जानदार और बैक्टीरिया वाले आ जाते हैं। डिकम्पोजर वो होते हैं जो खाते नहीं है, वो बाहर ही डिकम्पोज करते हैं, फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं या यूटिलाइज करते हैं। क्लियर हो गया बायोटिक में ये चीज। अब ए बायोटिक में कौन सी चीजें आ जाती हैं, ए बायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स बेटा आ जाती हैं, लाइट, टेम्परेचर, एयर, वाटर, सॉइल, फायर, दीज आर द ए बायोटिक। सर जी जी कंज्यूमर्स थोड़ा रिपीट कर दें। बायोटिक कंज्यूमर, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, प्रीडेटर्स, डेट्राइटिवोर्स, दीज ऑल आर नोन एज अ कंज्यूमर। कंज्यूमर वो हैं जो चीजें खाकर पेट में डाइजेस्ट करते हैं, दैट आर द कंज्यूमर। डिकम्पोजर वो हैं जो एब्जॉर्बटिव हेटरोट्रॉफ हैं। एब्जॉर्बटिव हेटरोट्रॉफ में किंगडम फंजाई और बैक्टीरिया वाले जानदार कुछ मैंने आपको डिस्कस करवाए। अब अगर हम ए बायोटिक की बात करें, ए बायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स बट दैट आर नेसेसरी फॉर योर सर्वाइवेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, लाइट इज नेसेसरी फॉर योर सर्वाइवल, टेम्परेचर, वाटर, soil, air, and fire. These all are the necessary materials या substances या things for any living organism. किसी भी जिंदा जानदार के लिए ये चीजें हमारे लिए जरूरी हैं। जी बेटा फिजा बताएं। सर वायरस बायोटिक में आएंगे ए बायोटिक्स में? वो तो नॉन लिविंग में आता है, वैसे आउटसाइड द बॉडी आपकी बॉडी के अंदर वो लिविंग है, इस वजह से दैट इज द ब्रिज नॉन लिविंग थिंग्स। ओके सर, मगर आप चीज ये ज़हन में रखें बेटा, हम फैक्टर्स नेसेसरी फॉर द लाइफ पढ़ रहे हैं। वायरस इज नॉट नेसेसरी फॉर योर सर्वाइवेबिलिटी। आपकी जिंदगी को नुकसान देता है वायरस। वायरस वर्ड की मीनिंग ही पॉइजन है। यस सर, वायरस वर्ड की मीनिंग ही पॉइजन है। दैट इज अ पॉइजन फॉर द एनवायरनमेंट। इज लाइक यू कैन सी 4 to 5 months still you are mean sitting in your home or houses. That's because of this virus. You can say the dangerous virus. यस तो ये वायरस का कमाल है जिसने आपको घर में बिठा दिया है। तो वायरस हम कहते हैं कि ऐसी चीज है जो हम कहते हैं कि ये शैतान मरदूद है, या हम कह सकते हैं कि एनवायरमेंट है। आप माइक म्यूट करवा दें सबके, बहुत आवाज आ रही है पीछे से। यस सर, कोई बात नहीं कर पाएगा, फिर मैं ही बोलता रहूंगा। नहीं सर, बस आप इनको बोल दें कि माइक ऑफ कर लें जब अगर कोई बात नहीं करनी इन्होंने। चलिए मैं कर रहा हूँ, सबको म्यूट कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स के लिहाज से हमारे पास है इकोसिस्टम, इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब इकोसिस्टम के बाद अगर हम आए तो इकोसिस्टम में दो चीजें हैं, एक है बायोटिक फैक्टर और दूसरा एबायोटिक फैक्टर। मींस छोटे छोटे से यूनिट को अगर आप स्टडी करें, घर का एक रूम स्टडी करें तो दैट इज इकोसिस्टम। घर के अंदर मौजूद एक कोरन को स्टडी करें तो दैट इज इकोसिस्टम। आप किसी यूनियन काउंसिल को, मगर जो इकोसिस्टम आप बना रहे हैं उस इकोसिस्टम में जरूरी है कि देयर शुड बी द बायोटिक एंड एबायोटिक बोथ थिंग्स। मींस आप दोनों चीजों को स्टडी करें। जब एक चीज को स्टडी कर रहे हैं तो कम्युनिटी कहेंगे। मींस आप लिविंग को स्टडी कर रहे हैं तो कम्युनिटी, लिविंग और नॉन लिविंग एक गिवन एरिया को स्टडी कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे कि ये इकोसिस्टम है। मींस फॉर एग्जांपल किसी तालाब के अंदर, पांड के अंदर जानदार मर रहे हैं तो उस इकोसिस्टम को आप स्टडी करेंगे क्यों मर रहे हैं। अगर किसी रूम, घर के अंदर जो है लोग खुश रह रहे हैं तो आप उस इकोसिस्टम को स्टडी करेंगे कि उसमें कौन सी ऐसी चीज है जो उनको बेहतर रख रही है। या उसके बाद किसी कच्ची आबादी में जाकर आप बैठे हैं जहाँ पे लाइट नहीं है, गैस नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप परेशान होते हैं। क्यों परेशान होते हैं? क्योंकि लाइफ तो ठीक है, वहां पे जिंदा लोग तो वहां पे अवेलेबल हैं, मगर द एबायोटिक थिंग्स दैट आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवेबिलिटी दैट इज नॉट अवेलेबल। मींस देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, there is no availability of gas, there is no availability of proper things that are necessary for the
फीडिंग पर्पस। तो इस वजह से नॉर्मली हम कहते हैं कि हमारी जिंदा रहने के लिए जिंदा और मुर्दा दोनों चीजें हमें चाहिए होती हैं, और ये जिंदा मुर्दा दोनों चीजें जो हमें चाहिए होती हैं इनको हम नॉर्मली इस तरीके से ऐड करवाते हैं। जी बेटा पूछें, अनम्यूट करें, कौन थी? Sir, my question is this, that what if we only study about biotech factors? जी Then what we will call it? जोर से If बोले we बेटा। only सर मैं कह रही हूँ कि अगर हम सिर्फ बायोटिक फैक्टर्स के बारे में बात करें तो उसकी स्टडी को क्या बोलेंगे, और सिर्फ अगर एबायोटिक के तो बारे नॉन में बात लिविंग करें बोलेंगे, तो वो तो है ही नॉन लिविंग, उसको एबायोटिक तो आप कह रही हैं ना, और क्या बोलेंगे उसको? ओके ठीक है एबायोटिक तो आप कह रही हैं मैडम। ओके सर, थैंक तो यू। इसी तरीके से अगर हम आगे आ रहे हैं तो हमारे पास कुछ और चीजें अवेलेबल हैं। एक और चीज बेटा, तमाम छोटे छोटे से यूनिट दुनिया में जो भी मौजूद हैं उन सबको आप मिला दें तो उसके लिए एक वर्ड हम यूज करते हैं, वो है बायोस्फीयर। इसको मैं मिटा रहा हूं, जिसको क्लिक लेना है वो ले लें, जिसको लेना है क्लिक फोटो ले ले इससे, वरना मैं इसको मिटा रहा हूं ताकि मैं लास्ट वाली पॉइंट लिख सकूं इसकी। अब हम आ रहे हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, हम आ रहे हैं जो इसकी लास्ट पॉइंट है, फिर उसके बाद हम आगे किसी और टॉपिक की तरफ चलेंगे हम। तो नेक्स्ट वन इज द बायोस्फीयर। बायो मीन्स लाइफ, स्फीयर यू नो वेरी वेल मीन्स जिसको आप गोला कहते हैं ना, कि जिंदगी जो है, लाइफ जो है या जमीन जो है ग्लोबल स्फीयर बन चुकी है, मीन्स एक ग्लोब बन चुकी है। ग्लोब स्फीयर के लिए यूज कर रहे हैं। बायोस्फीयर का मतलब क्या है? बायो मीन्स लाइफ, स्फीयर मीन्स गोला। जमीन जो है जिंदगी का एक गोला है, किसी और जगह पे लाइफ नहीं है। तो बायोस्फीयर हम किस चीज को कहते हैं? पार्ट ऑफ अर्थ where life can exist। जमीन का वो हिस्सा जहां पे जिंदा या जिंदगी आसानी से रमा दमा हो, चाहे छोटे से छोटा जानदार हो चाहे बड़े से बड़ा जानदार हो। हम कहते हैं कि जहां पे भी लाइफ अवेलेबल है और जिंदा चीज अवेलेबल है और वो किसी आर्टिफिशियल सहारे के बगैर रह रही है, तो दैट इज द पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। मीन्स पार्ट ऑफ अर्थ, जमीन का वो हिस्सा जहां पे चाहे हवा में जितने तक जिंदा चीज रह रही है, दैट इज अ पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। जमीन के डीप के अंदर कहीं पे भी कोई जिंदा जानदार रह रहा है तो दैट इज अ बायोस्फीयर। समंदर के अंदर भी इवन मीन सी या ओशन में, डीप सी या 600 या 6000 जो है फीट या उससे भी ज्यादा जो है डीप सी जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर भी अगर कोई जिंदा जानदार रह रहा है तो दैट इज अ पार्ट ऑफ अर्थ। तो मीन्स हम कह सकते हैं कि हम जमीन के किस जगह पे सरवाइव कर रहे हैं बेटा? दिस इज द अर्थ फॉर एग्जाम्पल। क्या हम जमीन के अंदर रह रहे हैं? किस जगह पे रह रहे हैं? कोई मुझे बता सकता है? मैं अनम्यूट कर रहा हूं, मुझे बताएं कि हम जमीन के ऊपर, बायोस्फीयर सर जमीन के ऊपर, बायोस्फीयर पर। लैंड एरिया पे रह रहे के बाहर हम रह रहे हैं, मतलब सरफेस ऑफ अर्थ इस जगह पे रह रहे हैं हम। सेंटर इस जगह पे रह रहे हैं मैडम, जी सर, या इस सर, जगह लैंड पे रह रहे हैं, या हम इस जगह पे रह रहे हैं, या उसके बाद हम इस जगह पे रह रहे हैं। कहाँ पे रह रहे हैं? Where we are living। सर पूरे पे। अगर हम जमीन की सरफेस पे रह रहे हैं तो हम गिरते क्यों नहीं है? ड्यू टू ग्रेविटी। गुड। तो अगर जमीन के अंदर होते, हम सेंट्रली अंदर होते इधर, तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती। और अगर जो है फॉर एग्जांपल आप रूम के अंदर बैठे हुए हैं तो आपको बाहर से कोई भी चीज नजर नहीं आती, मगर आपको तो सारी चीजें जो है, आपको स्टार्स नजर आते हैं, आपको गैलेक्सी नजर आती हैं, आपको मून नजर आता है, आपको सन नजर आता है, आपको सब चीजें नजर आती हैं। Why? Because you are living on the surface of earth. You are living on the earth crust. अगर जमीन रिवॉल्व भी कर रही है तो हम गिर क्यों नहीं रहे? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। मीन फॉर एग्जाम्पल आप किसी गोल चीज को लें, कोई भी ऐसी लोही चीज ले लें और उसके साथ मकनातीस को चिपका दें,
आप भले उसको घुमाते रहें, राउंड अप करते रहें उसको, मगर वो चीज गिरती नहीं है। क्यों नहीं गिरती है? ड्यू टू द अट्रैक्शन। तो जमीन जो है उसकी एक अट्रैक्शन है, और उस अट्रैक्शन को आप नाम देते हैं कि वो है ग्रेविटी। ग्रेविटी। ग्रेविटी है, और उसकी ग्रेविटी हमें नहीं छोड़ती। इस वजह से हम जो है जमीन के साथ चिपके हुए हैं, और जमीन भले रिवॉल्व कर रही है, स्पिन कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो जमीन जो मूव कर रही है उसकी मूवमेंट का हमारी बॉडी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा, बिकॉज वी आर प्रेजेंट ऑन दैट बॉडी। उस बॉडी के ऊपर हम अवेलेबल हैं, चाहे वो किस तरीके से रिवॉल्व कर रही है, स्पिन कर रही है, मगर हम उसके साथ ही स्पिन कर रहे हैं या रिवॉल्व कर रहे हैं। तो नॉर्मली हम कहते हैं कि हम तो अपनी पोजीशन पे ही अवेलेबल हैं, भले वो किसी तरफ भी मूव करती रहे, उसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता या कोई ऐसी गणित। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द ग्रेविटी, और उस ग्रेविटी की वजह से हम ज्यादातर इसके साथ चिपके हुए हैं और लगे हुए हैं, हमें कोई ऐसी चीज महसूस नहीं होती। तो बायोस्फीयर को एक और नाम भी देते हैं, दैट नोन एज अ इकोस्फीयर। बायोस्फीयर आल्सो नोन एज इकोस्फीयर। तो अब क्लियर हो गया। अब मैं दोबारा उसी डेफिनेशंस की तरफ चलता हूं ताकि आप देख सकें उसको। ये वाली जो डेफिनेशंस हैं बेटा, ये इसको मिटा दो मेरे ख्याल में, ताकि आपको नजर आए कोई चीज। जी सर, मिटा दें। अब आप बेटा इस जगह पे देखें, हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़े, वो मिलकर उन्होंने एटम बनाया, एटम मिल के मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल्स मिलकर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की मदद से ऑर्गेनेल्स बने, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स और सेल कंपोनेंट्स मिलकर सेल बना, सेल ने मिलाकर टिश्यूज को बनाया, और टिश्यूज वेरियस टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बने। और फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि ऑर्गन्स, दो या दो से ज्यादा ऑर्गन मिले तो उनमें से ऑर्गन सिस्टम बना। फिर उसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, पॉपुलेशन बनी, कम्युनिटी बनी, और इकोसिस्टम, और उसके बाद बायोस्फीयर वाली कंडीशन तक हम पहुंचे। तो ये दुनिया पूरी जो है स्टार्ट होती है सब एटॉमिक पार्टिकल से, फिर बनते हैं एटम, फिर उसके बाद मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनेल्स, सेल, और उसके बाद ऑर्गेनिज्म, और इसी तरीके से आपके पास स्पीशीज है, टिश्यूज हैं, फिर उसके बाद ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, या ये तमाम चीजें जो हम जनरली हम डिस्कस करके हैं, ये तमाम चीजें जो है इस तरीके से बनती हैं। अब अगर आप में से किसी को भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लें भले। एनी क्वेश्चन बेटा? चलें हम आगे चलते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं है, अटेंडेंस ले लेना, अटेंडेंस आप लोग जरूर ले लेना, ताकि अटेंडेंस हो तो आपको पता चले कि कौन कौन क्लास ले रहा है। अब हमारा नेक्स्ट ये भी चीज है, आप देख लें, इधर मैंने वही चीज रखी है, एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, मॉलिक्यूल्स से सेल ऑर्गेनेल्स, सेल बना है, फिर टिश्यूज बने हैं, टिश्यूज से ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर एक ऑर्गेनिज्म बन गया, फिर एक ही जैसे ऑर्गेनिजम्स आपको दिखाए गए हैं, तो दिस इज नोन एज अ पॉपुलेशन। और फिर उसके बाद पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी, कम्युनिटी को बायोसेंसेस भी कहा जाता है, कम्युनिटी आल्सो नोन एज, दिस इज द सेकंड नेम ऑफ दिस वन। कम्युनिटी के लिए बायोसेंसेस का वर्ड भी यूज करते हैं, दिस आल्सो यू कैन से द कम्युनिटी। बायोसेंसेस या कम्युनिटी का वर्ड भी हम कॉमनली यूज करते हैं इसमें। और इसी तरीके से बेटा हम आगे आए, तो हमारे पास एक और चीज भी अवेलेबल है जो आपको दिखानी थी और बतानी है मुझे, वो आप देख लें कि सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम और मॉलिक्यूल्स तक जो हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स आप किस में पढ़ते हैं? केमिस्ट्री के अंदर। ये शायद मैंने आपको बताया भी था पहले, या नहीं बताया तो अब देख लें आप। हमारे पास क्या है बेटा? केमिस्ट्री मीन्स नॉर्मली जब हम इन चीज़ों को स्टडी कर रहे होते हैं तो एटम और ये चीज़ें आप स्टडी कर रहे होते हैं किसके अंदर? केमिस्ट्री के अंदर। और फिर उसके बाद मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनेल्स हैं,
और उसके बाद जो ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को अगर आप स्टडी करते हैं तो ये आ जाती है किसके अंदर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। फिर उसके बाद सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, सेल्स हैं, टिश्यूज या सेल तक अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम नाम देते हैं कि ये सेल बायोलॉजी या ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी आ जाते हैं। फिर उसके बाद जो है आपके पास टिश्यूज हैं, ऑर्गन सिस्टम है या इंडिविजुअल है, उसके अंदरूनी बैरूनी स्ट्रक्चर को आप स्टडी कर रहे होते हैं तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी का वर्ड यूज करते हैं हम। और इसी तरीके से इकोसिस्टम, कम्युनिटी, पॉपुलेशन, इंडिविजुअल को आप स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं कि ये इकोसिस्टम है। तो मींस इन सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं, अगर इन सब बायोलॉजिकल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Levels of organization. जी सर। जी वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जरूर है, अरेंजमेंट हम तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं, मगर इस सारी स्टडी को हम क्या कहते हैं, Biology. Biology. गुड। मींस इन सब को अगर हम स्टडी करें तो मींस इट इंक्लूडेड इन बायोलॉजी। तो आप इन सब को जब Yes, sir. कहते हैं तो ये क्या कहते हैं आप कि ये बायोलॉजी आप स्टडी कर रहे हैं। तो बायोलॉजी में आप इन तमाम चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं, बायोलॉजी में इन तमाम चीज़ों को आप डिस्कस कर रहे होते हैं। तो बायोलॉजी है क्या असल में, जिसमें आप एटम से लेकर कंप्लीट वर्ल्ड तक आप स्टडी करते हैं, मगर लिविंग बीइंग इज इंक्लूडेड। याद रखना है कि जिंदा चीज़ वहाँ पे इंक्लूडेड होती है। आप जिंदा या जिंदगी के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं या जिंदा चीज़ के अंदर जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं उनको भी हम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ये है असल में इस बायोलॉजी के लिहाज से। सर लास्ट स्लाइड जो आपने लगाई थी उसके अंदर एक वर्ड था बायोम, उसे मतलब बायोम्स मींस लिविंग इन्वायरमेंट को हम कहते हैं। जैसे फॉरेस्ट इज द लार्जेस्ट बायोम, बायोम कहते हैं मींस एक ऐसा एरिया लार्ज इकोसिस्टम के लिए भी हम यूज कर रहे होते हैं। ओके सर। जिंदा चीज जहाँ पे जिंदगी ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी में पाई जाती है उसके लिए बायोम्स का वर्ड यूज करते हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम ठीक है। कॉमनली हम बायोम्स में काउंट करते हैं उसको। ओके सर। तो इस जगह पे हमारे पास है बेटा मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स सेम तरीके से इस जगह पे भी एग्जांपल दिया गया है कि एटम दैट बॉन्ड टुगेदर आर कॉल्ड द मॉलिक्यूल्स। और इस तरीके से ये एटम्स हैं, फिर उसके बाद ये वाटर बना है या डिफरेंट अदर, फिर उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया बना है, ये सेल बना है, सेल के बाद ये टिश्यूज, फिर ये जानदार बना है। इस जानदार की बॉडी के लिहाज से सेम टाइप के इंडिविजुअल्स जो आपको नजर आ रहे हैं, दिस इज अ पॉपुलेशन। इस जगह पे एलिफेंट भी हैं, जेब्रा भी है, सॉरी जो है जिराफ भी है, और इस तरफ जो है जेब्रा है या कोई और जानदार इस जगह पे खड़ा हुआ है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, दिस कम्युनिटी। और फिर उसके बाद कम्युनिटी के साथ अगर हम जो है एक यूनिट को स्टडी करें तो क्या कहेंगे, इकोलॉजी। इकोलॉजी। Ecosystem. ये हम कहेंगे इकोसिस्टम। फिर उसके बाद ये वर्ड दिखाया गया, दिस इज नोन एज अ बायोस्फीयर। पहले आप नाम स्फीयर। हैं कुछ तो आप इसको कह देंगे कि ये ऑर्गेनिज्म है, और उसके बाद ये पॉपुलेशन है, और ये कम्युनिटी है, और ये इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम, और उसके बाद ये बायोस्फीयर। क्लियर? यस सर। यस सर। कुछ पूछनी है तो पूछ लें। नो सर। कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई और पूछना चाहें तो भले पूछ लें, काफी है। आगे चलें। जी सर। आगे हमारे पास कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, अभी थोड़ा सा टाइम है, 2-2.5 मिनट हैं, मगर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ बेटा। पास्ट लाइफ जो है, जो हमारी जिंदगी पास्ट में गुजर चुकी है, उसको इरा में डिवाइड किया जाता है। मीन्स हम कहते हैं कि पास्ट लाइफ, हम इनके लिए वर्ड यूज करते हैं जियोलॉजिकल टाइम पीरियड। क्या कहते हैं, जियोलॉजिकल। मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा ताकि कल हम इसको कंटिन्यू रख सकें। जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी कहा जाता है इसको। मीन्स लाइफ इन पास्ट वर्ल्ड, जो मीन्स जब हम नहीं थे, हम कहते हैं कि डायनासोर ऐसे थे, या हम कहते हैं कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स इस तरीके से बने हैं। तो इस दुनिया में जो पहला जानदार ओरिजिनेट हुआ था राउंड अबाउट 3000 मिलियन ईयर अगो हुआ था। कब? 3000 माया फर्स्ट लिविंग बीइंग डेवलप हुआ था।
या हमारे बुक ने जो लिखा है वो 2.5 मिलियन ईयर्स अगो, बिलियन ईयर्स अगो, 3000 मिलियन ईयर्स अगो, या 2.5 बिलियन ईयर्स अगो भी आप कह सकते हैं। तो तकरीबन 25 से 30 हजार मिलियन ईयर्स अगो जो है ये दुनिया वजूद में आई थी। तो पहला पहला जानदार कौन सा बना था बेटा? माया। एडम यूनिसेलुलर। माया। माया का मतलब है मिलियन ईयर्स। यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर कौन से बेटा? प्रोकैरियोट्स। कौन से जानदार बने थे? प्रोकैरियोट्स। पहले पहले जानदार प्रोकैरियोट्स बने थे। और ये प्रोकैरियोट्स जब बने थे तो उसके बाद जो है प्रोटोप्टेस्टेंस या दूसरे जानदार उनकी ओरिजिनेशन हुई। तो ये लाइफ जो है, ये जिंदगी जो है, इनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। 4 जो है इरा के अंदर डिवाइड किया गया है। और इरा के नाम आज मैं लिखवा देता हूँ, बाकी इसको हम डिटेल में डिस्कस कल कर लेंगे। इरा है, एक हमारे पास है बेटा, फर्स्ट वन इज प्रोटीरोजोइक इरा, और फिर उसके बाद हमारे पास है पैलियोजोइक इरा, नाम थोड़े से मुश्किल हैं। थर्ड वन इज द मीसोजोइक इरा,